अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम JF-17 थंडर की स्पेसिफिकेशंस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। तो ये JF-17 थंडर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस जेट में बेसिकली चीज़ें क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस है या किस तरह वो क्लासीफाइड है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहली जो इसमें इम्प्रूवमेंट है, वो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट भी है, वो है AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स। इसमें जो न्यू रडार यूज़ हुआ है वो KLJ-7A AESA रडार है, जबकि इससे पहले के ब्लॉक्स में KLJ-7V2 रडार यूज़ होता था। KLJ-7V2 की रेंज 105 से 120 किलोमीटर तक थी, जबकि जो न्यू KLJ-7A AESA रडार है इसकी रेंज 170 से 200 किलोमीटर तक है। जो कुछ मेरे पास इसके वॉचर्स मौजूद हैं या कुछ इससे मतलब जो स्पेसिफिकेशन कार्ड्स जो होते हैं उन पर इसकी रेंज 170 किलोमीटर लिखी है, कुछ रिपोर्ट्स में इसकी रेंज 200 किलोमीटर भी लिखी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी रेंज 170 से 200 किलोमीटर तक है। और ये जो रेंज होती है रडार की, ये एक जैसी नहीं रहती। ये डिपेंड करती है आपकी एल्टीट्यूड पर, आप किस एंगल पर फ्लाई कर रहे हैं, आप किस एंगल से दुश्मन को देख रहे हैं। उसके अलावा आपका जो इंजन है वो कितनी पावर और कितनी सफिशेंट पावर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा एक रडार होगा JF-17 ब्लॉक 3 के लिए, जो इसे दुनिया के बाकी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा और इसे जो JAS-39 ग्रिपन सी एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी कई मामलात में सुपीरियर करेगा। उसके बाद अगर हम इसकी एयर टू एयर वेपनरी की बात करें तो उसमें काफ़ी बड़ा जंप है। जब पिछले साल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इनाग्रेशन और उसकी प्रोडक्शन इनाग्रेशन हुई थी, प्रोडक्शन लॉन्च की गई थी, तब वहाँ जो पोस्टर था वहाँ 4 चीज़ें इसके मतलब लिखी हुई थी। पहली थी एयर डोमिनेंस, देन प्रिसीजन इंजीनियरिंग, फिर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिर इन्हेंस्ड EW सूट एंड BVR कैपेबिलिटी। इसमें जो एयर डोमिनेंस और इन्हेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड BVR कैपेबिलिटी है, ये बहुत अहमियत का हमल है। मैं एयर डोमिनेंस पर बात करता हूँ। इससे पहले जो ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट था वो एक सादा 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट था, ठीक है, जो असलियत है। वो एक सादा 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट था, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, उसमें कई ड्रॉबैक्स भी थे। ब्लॉक 2 में उन ड्रॉबैक्स को कम किया गया था, एक पावरफुल मिशन कंप्यूटर उसमें यूज़ किया गया था और उसमें जो BVR मिसाइल्स हैं उनको पहले की निस्बत बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट किया गया था, जिससे पाकिस्तान उनसे एयर टू एयर रोल का भी काम लेता था। और उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिफरेंट पोर्ट्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि WMD-7 है, KG-300 है, KG-600 है। लेकिन जो ब्लॉक 3 है उसमें उसके बॉडी के अंदर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यूज़ किया जाएगा, जैसा कि J-10C में होता है, जैसा कि राफेल में होता है, जैसा कि यूरोफाइटर टाइफून और दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में होता है, जिससे इसकी काबिलियत में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ जब इसके अंदर एक अपना एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मौजूद होगा तो ये बाहर एक पोड कैरी करने के बजाय टारगेटिंग पोड कैरी कर लिया करेगा, जो SL पोड है, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड इंफ्रारेड गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसके कॉकपिट को बिल्कुल चेंज किया गया। पहले इसमें 3 MFDs होती थी, यानी कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम्स होते थे, लेकिन अब उसे बदल के एक सिंगल पैनल लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम इसमें जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, जैसा कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में होता है। खैर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मैं आपको बेसिक सा कंसेप्ट बता दूं, इस पर आपको तफसील से बाद में इंशाल्लाह वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बुनियादी मकसद होता है या बुनियादी मतलब ये होता है कि अपने दुश्मन के जहाज़ों के सिस्टम्स, उनके रडार्स को जैम करना और अपने जहाज़ को दुश्मन के रडार्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से बचाना। ये होता है EW का मतलब, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब, सादा सा। उसके बाद अगर हम इसकी कॉकपिट का मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगा और उसके अलावा हेड अप डिस्प्ले, वो भी सिमिलर टू जैसे J-10C और J-20 में होता है, बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया गया है। मतलब कि वो नहीं है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स में और अपनी कैपेबिलिटीज़ में ये उन्हीं का हम पल्ला है। उसके अलावा अगर हम इसके मिसाइल्स पर या इसके वेपन्स पर बात करें तो इस वक्त जितने भी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है या पाकिस्तान बना रहा है, और उसके अलावा चाइना जो भी एयर टू ग्राउंड रेंज एक्सटेंशन किट्स या उसके अलावा स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ कर रहा है एयर टू ग्राउंड, उन्हें ये कैरी कर सकता होगा। उसके अलावा एयर टू एयर वेपनरी में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। इससे पहले JF-17 ब्लॉक 2 जो थे और ब्लॉक 1 थे वो BVR के तौर पर PL-12 को
कैरी करते थे, जिनकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर के दरमियान। इसके अलावा वो PL-5E2 शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी गाइड करते थे या उसे फायर करने के काबिल थे। लेकिन ब्लॉक 3 में शॉर्ट रेंज मिसाइल की जगह लेगा PL-10E, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। और इसकी जो अहम बात है कि इसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ करके इसे प्लस और माइनस 90 डिग्री पर अटैक कर सकते हैं। मतलब कि दुश्मन का एक जहाज़ आपके सामने नहीं बल्कि दाईं तरफ है, तो जस्ट आपने अपने हेलमेट से उसकी तरफ देखना है और फायर कर देना है, मिसाइल खुद ब खुद उसकी तरफ लॉक होकर चला जाएगा। इससे पहले PL-5 में यह था कि आपको हेड अप डिस्प्ले में उसे पहले लॉक करना पड़ता था, फिर आप मिसाइल फायर करते थे और वो एक लिहाज से डॉग फाइट में टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता था और उससे आपके अपने भी हर्ट होने के नुकसानात होते हैं। BVR कैपेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें PL-15 इंटीग्रेट होगा। PL-15E एक उसका एक्सपोर्ट वर्जन है जिसकी रेंज 145 या 150 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि कहा जाता है जो चाइना यूज़ करता है उनकी रेंज 200-250 किलोमीटर है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट वर्जन लेता है या असल लेता है PL-15 जो चाइना यूज़ करता है। अगर मैं बता दूं तो ये जो रेंजेस बताई गई होती हैं ये एज़ इट इज़ ट्रू नहीं होती। कोई भी मुल्क अपनी असल कैपेबिलिटी को नहीं बताता, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है। सेम केस चाइना के साथ भी है। इसकी रेंज हम यही मान के चलते हैं कि 150 से 170-190 किलोमीटर तक PL-15 की रेंज होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी और काफ़ी ज़्यादा सरदर्द होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए मुस्तकबिल में। उसके अलावा इसमें न्यू इंजन की भी बात की जा रही है जो कि RD-93MA है, या WS-13E की भी बात की जा रही है, जिनका थ्रस्ट तकरीबन 90 से लेकर 92 किलो न्यूटन तक हो सकता है। हालांकि इससे पहले जो RD-93 नॉर्मल इंजन यूज़ किया जाता है उसका थ्रस्ट 84.4 किलो न्यूटन था। और नए इंजन की ज़रूरत इस वजह से भी है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, ब्लॉक 2 की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा AESA रडार को ज़्यादा पावर चाहिए होती है प्रॉपर वर्किंग के लिए, तो उसके लिए आपको एक ज़्यादा पावरफुल पावर प्लांट चाहिए, इंजन चाहिए, ताकि जहाज़ स्मूथली रन करे। उसके बाद अगर हम इसके आर्मामेंट्स पर ही बात दोबारा करें तो जो ब्लॉक 1 थे वो 3300 किलो का पेलोड उठा सकते थे, जो ब्लॉक 2 थे वो 3700 से 4000 किलो तक का वेपन्स को कैरी कर सकते, जबकि जो ब्लॉक 3 हैं वो 4500 से 5000 किलो तक का पेलोड कैरी करने के काबिल होंगे, जो कि पिछले ब्लॉक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसमें कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया गया है। कंपोजिट मटेरियल बेसिकली यूज़ किस लिए किए जाते हैं कि ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एयर स्ट्रेस को ये बर्दाश्त कर सकते हैं और क्रैक नहीं होते। इससे पहले एलुमिनियम अलॉयज़ का यूज़ किया जाता था ब्लॉक 1 में, लेकिन ब्लॉक 2 में 8 से 10% तक कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए गए थे, उसके जो क्रिटिकल पार्ट्स थे। ब्लॉक 3 में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका वज़न कम होगा और ये ज़्यादा हथियार उठाने के काबिल होगा। इसके अलावा ब्लॉक 3 में 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर होगा। किसी भी जहाज़ में 3 एक्सिस होते हैं, यॉ, पिच एंड रोल एक्सिस। तो इससे पहले जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 थे उनमें एक एक्सिस फ्लाई बाय वायर था और बाकी 2 मैकेनिकली कंट्रोल होते थे। और लेकिन जो ब्लॉक 3 होगा इसमें तीनों एक्सिस फ्लाई बाय वायर होंगे, जिससे इसकी मनूवरेबिलिटी है, जिसे आप कह सकते हैं कि तेज़ी और चुस्ती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसकी सुपीरियर इंटरऑपरेबिलिटी भी काफ़ी दिखनी होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हम इसे J-10C के साथ एज अ कम्बिनेशन में यूज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी एयरफोर्स अपने एक जहाज़ पर रिलाई नहीं करती, चाहे वो अमेरिकन एयरफोर्स है, वो भी ऐसा नहीं करती कि किसी ऑपरेशन में F-35 को ही भेज दे और वो कहे कि वो तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, बड़ा एडवांस है, तो वो अकेला ही सब काम कराएगा। तो ऐसा नहीं होता। जहाँ F-35 भेजे जाते हैं वहाँ उनके साथ F-15s भी होते हैं, F-16s भी होते हैं, F-22s भी होते हैं। तो हर एयरफोर्स अपने जो एसेट्स हैं उनको एक कम्बिनेशन में यूज़ करती है। तो इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स F-17 को J-10C के साथ और F-16 ब्लॉक 52+ के साथ एक कम्बिनेशन में यूज़ करेगी, ताकि दुश्मन को सैंडविच किया जा सके। और उसके अलावा ये जो J-10C और F-17 ब्लॉक 3 हैं, ये एज अ मिनी एवैक्स के भी काम कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई ऐसा मिशन है जिसमें आप सारे रडार्स को ऑन नहीं कर सकते, तो जो फॉर्मेशन होगी बाकी जहाज़ों की वो पीछे रहेगी, अपने रडार्स ऑफ कर देगी, और जो एक J-10C या एक F-17 ब्लॉक 3 जो होगा, इनके रडार की रेंज तकरीबन 200 या 250 किलोमीटर है। तो ये आगे जाएंगे और दुश्मन के जो पॉइंट्स हैं या दुश्मन सी बात है उनकी मालूमात अपने बाकी जो
फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे लोग होंगे उन्हें प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह एक बहुत ही अच्छा आप अटैक तनसीबात पर कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसमें न्यू मिज़ाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स या मिज़ाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर और रेडार वार्निंग रिसीवर लगाए गए हैं, जो कि इससे पहले ब्लॉक 2 में मौजूद नहीं थे। यानी कि ब्लॉक 2 में मौजूद थे लेकिन 2 की तादाद में मौजूद थे, जो कि टेल के नीचे थे, लेकिन ब्लॉक 3 में इनकी तादाद 2 से बढ़ाकर 4 की गई है। और ब्लॉक 3 में जो यूज़ किए गए हैं सेंसर्स वो पहले की निस्बत बहुत एडवांस है। और कई ऐसे सेंसर हैं, ख़ास तौर पर इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उसके बारे में कोई चीज़ अभी डिस्क्लोज़ नहीं की गई, कोई चीज़ रिवील नहीं की गई, हमें नहीं पता वो कितना पावरफुल है और कितना नहीं। तो हम उसे यही मान के चलेंगे कि जो भी इस वक्त 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं दुनिया में, ये उनका हम पल्ला ही है। अगर हम पल्ला है तो पाकिस्तान ने उसे JF-17 में यूज़ किया है, क्योंकि हम JF-17 को राफेल के अगेंस्ट पिच कर रहे हैं। जब हम इसे ग्लोबल मार्केट में लेके जाएंगे तो इसका मुकाबला ज़ाहिर ही बात है दुनिया के दूसरे जहाज़ों से इसका मुवाजना किया जाएगा। और अगर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट या इसमें कोई खामियां होंगी तो इसे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली इराक ख़रीदना चाह रहा है 12 JF-17, अर्जेंटाइन से निगोशिएशंस चल रही हैं। तो JF-17 ब्लॉक 3 एक बहुत ही वाइबल प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।